हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देखने को लगातार मिल रही हैं, चाहे वो भूगोल विषय हो या फिर बीएससी की क्लासेस हो। धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट इस पे अवेलेबल मिल रहे होंगे। और आपका जो भूगोल का विषय है, इसमें हम सेकंड यूनिट को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी तक आपने महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के विषय में जो सिद्धांत है उनके बारे में जाना। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के विषय में हमारी क्लासेस चल रही थी। पिछली क्लास जिसने भी अटेंड की होगी उसे पता होगा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के विषय में बातें चल रही थी। अभी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में और भी कुछ बातें बची हुई हैं, कुछ और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो बचे हुए हैं, जिसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करते हैं। आप नोट्स अपना बनाते रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। हम आपको ये पीडीएफ जरूर दिलवाएंगे, भिजवाने का प्रयास करेंगे। अधिकांश प्लेट महासागरीय और महाद्वीपीय भूपटल दोनों द्वारा निर्मित होते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 के दशक में किया गया था। प्लेट टेक्टोनिक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने किया था। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का जो शब्द है उसका पहली बार 1962 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के डब्ल्यू.जे. मॉर्गन द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये जो दो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने किया था। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये जो पहली बार आया था 1962 में, इसे प्रिंसटन विश्वविद्यालय के डब्ल्यू.जे. मॉर्गन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन के द्वारा। प्लेट एक दूसरे के संदर्भ में पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में निरंतर गतिशील अवस्था में है। इस गति के जो कुछ कारण बताए जाते हैं वो अभी आगे के टॉपिक्स में आपको क्लियर हो जाएगा। कम घनत्व के चट्टानों से निर्मित होने के कारण प्लेट नीचे स्थित मेंटल के प्लास्टिक सतह पर तैर रहे हैं। जो मेंटल का भाग है उसका जो ऊपर ही मेंटल है, उसी पर ये जो परतें हैं, जो प्लेटें हैं, वो तैर रही हैं, जो भी कम घनत्व की चट्टानें हैं। साथ ही साथ होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत के आधार पर भी प्लेटों की गति की व्याख्या की जाती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि जब कोई आपसे पूछेगा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत तो आपने समझ लिया, लेकिन ये जो प्लेटें हैं ये आपस में ये निरंतर गतिशील क्यों हैं, किस वजह से ये गतिशील रहती हैं, इसके बारे में भी आपको बताना होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो कम घनत्व की चट्टानें होती हैं ये जो मेंटल का ऊपरी भाग है उस पर निरंतर गतिशील रहती हैं। और क्यों गतिशील रहती हैं? क्योंकि जो होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत है उसी के आधार पर क्रिया करके ये गतिशील रहती हैं। भूगर्भ में दबाव और रेडियो एक्टिविटी के कारण अधिक ताप उत्पन्न होता है। जो हमारा पृथ्वी का जो कोर का हिस्सा है, जो हमारी पृथ्वी का ये जो कोर का हिस्सा है, इसमें इतनी अधिक मात्रा में तापमान है कि ये जब तापमान ऊपर जाता है तो इसमें संवहनीय क्रियाएं होती हैं, संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। और इन्हीं धाराओं की वजह से जो हमारी ऊपरी प्लेट है वो गति करती है, वो गतिशील होती है। जो हेस महोदय थे उनके अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, और जो नया लावा इस दरार को परपटी की जो नया लावा होता है वो परपटी, ये जो पटल है, इसके बीच में होता है। और इसी को हमने आपको एक्सप्लेन किया पिछली क्लास में कि इसको महासागरीय अधस्थल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार दूसरे महासागर के ना सिकुड़ने, मतलब कि जब ये जो महासागरीय अधस्थल का सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि जब भी एक प्लेट है उसमें ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, लावा बाहर निकलती है, तो जब लावा बाहर निकलती है तो ये प्लेट आपस में एक दूसरे को ढकेलते हैं। ये लावा होता है, ये इतना प्रेशर का होता है कि ये प्लेटों को ढकेलता है दोनों तरफ और जगह लेने की कोशिश करता है। और इसका असर दूसरे महासागर पर कतई नहीं पड़ता है। भले वो प्लेट आपस में ऐसे एक दूसरे को ढकेल रही है, लेकिन इसका असर दूसरे महासागरीय प्लेटों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जब
ढकेलती हैं एक दूसरे को, यहाँ संवहनीय क्रियाएं हो रही हैं और ये प्लेटें एक दूसरे को ढकेलती हैं। यहाँ कटक का निर्माण हुआ है जहाँ से ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, लावा निकल रहा है। तो यहाँ से ये परतें जो हैं ये जब ढकेली जा रही हैं तो पास में किसी भी महासागर में इसका असर क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये संवहनीय क्रियाएं जैसे जहाँ पर अंत होता है वहीं पर उन परतों का भी यहीं पर गर्त बन जाता है। ये परतें वहीं पर सिकुड़ गिर जाती हैं। ये परतों का जो जमावड़ा होता है, जो भी ढकेला जाता है, वो वहीं पर समाप्त हो जाती हैं क्रियाएं। तो यहाँ पे गर्त का निर्माण हो जाता है। यहीं पर उन परतों का, उन प्लेटों का विक्षेपण हो जाता है जहाँ पर गर्तों का निर्माण हो जाता है। जो प्लेटों की गति होती है, इन प्लेटों की गति के कारण कुछ स्थानों पर भूकंप, तो कभी ज्वालामुखी, तो कभी पर्वत निर्माण जैसी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन ये प्लेटें भी आपस में कई प्रकार से काम करती हैं। कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं और बीच में यहाँ पे गैप हो जाता है जहाँ पे भ्रंशन हो जाता है या कभी ज्वालामुखी उद्भेदन हो जाता है। साथ ही साथ कभी ऐसा होता है कि दो परतें आपस में ऐसे टकराती हैं जिससे एक परत जो होती है वो नीचे चली जाती है और दूसरी ऊपर चली जाती है। साथ ही साथ कभी कभी दो परतें ऐसे काम करती हैं कि एक दूसरे से पैरेलल टकराती हैं, एक इधर जाएगी तो दूसरी परत इधर जाएगी, तो ये कभी कभी पैरेलल एक दूसरे से टकराती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ये परतें होती हैं वो तीन प्रकार से एक दूसरे से मिलती हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाती हुई, तो कभी एक दूसरे के नज़दीक आती हुई, तो कभी एक दूसरे के समानांतर चलती हुई। ये तीन क्रियाएं परतों में की जाती हैं। जो प्लेटें होती हैं उनके कई प्रकार भी देखे जाते हैं। एक है रचनात्मक किनारा, जिसे हम अभी पिछले इमेज में हमने जो देखा उसी को एक्सप्लेन करते हैं। जब समान या असमान घनत्व तथा मोटाई वाली दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। विपरीत दिशा में अर्थात ये जो है यहाँ पर विपरीत दिशा में है, ये दोनों परतें, दोनों प्लेटें आपस में विपरीत दिशा में हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों परतें आपस में विपरीत दिशा में हैं। यही है रचनात्मक किनारा वाली परतें, जिसमें असमान घनत्व वाली या समान घनत्व वाली, ऐसा भी कहा जा सकता है कि कभी कभी दोनों परतें समान घनत्व की भी हो सकती हैं और कभी वो असमान घनत्व की हो सकती हैं। ये मोटी होती हैं और ये जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं तो दोनों में भ्रंश पड़ जाता है, जिससे दुर्बलता मंडल से मैग्मा बाहर आ जाता है। मैंने अभी आपको पिछली क्लास में समझाया था कि दुर्बलता मंडल क्या है। जो स्थल मंडल है उसके निचला जो भाग होता है उसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ये मंडल का ऊपरी हिस्सा होता है और इसी से मैग्मा बाहर निकल आता है और ये जो मैग्मा है ये ठोस हो जाता है। क्या होता है, ये मैग्मा ठोस हो जाता है और नई भूपर्पटी का निर्माण करता है। इन्हीं को रचनात्मक किनारा कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं परतों के आपस में विपरीत जाने से नई परत का निर्माण होता है, तो इसीलिए इन्हें रचनात्मक किनारा वाली परतें कहा जाता है। और अभी तक आप पढ़ रहे होंगे छोटी कक्षाओं में, इन्हें हम अपसारी प्लेटों के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अपसारी प्लेटों के नाम से जानते हैं। मध्य सागरीय कटकों के द्वारा भी ऐसी बहुत सी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। अगर एग्जाम्पल दें तो मध्य अटलांटिक का कटक जो है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसके साथ साथ विनाशात्मक किनारा, जब तापीय संवहन के कारण कभी कभी जो परतें होती हैं वो एक दूसरे की ओर गतिशील हो जाती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ये हमारा प्लेट है, इसके नीचे ये संवहनीय क्रियाएं हो रही हैं, इस तरफ संवहनीय क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो चक्रीय चल रही हैं, यहाँ पर तो ये गिर रही हैं, लेकिन फिर दूसरी जो संवहनीय धारा है वो यहीं से ऊपर भी तो उठ रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो दोनों परतें होती हैं वो एक दूसरे की ओर, ये ऐसे और ये ऐसे, क्योंकि ये संवहनीय धारा ऐसे चल रही है इधर की तरफ और दूसरी संवहनीय धारा
इधर की तरफ चल रही है, तो कभी-कभी ये दोनों एक दूसरे के कभी-कभी दो परतें एक दूसरे की तरफ क्रियाएँ करती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं और इससे कभी-कभी ऐसा होता है कि एक परत जो भारी परत होती है, वो दूसरी परत के नीचे चली जाती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल में देखें तो जो हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, वो इन्हीं विनाशात्मक किनारा के जो लक्षण रखती हैं, ऐसी प्लेटों की वजह से ही हुआ है। अब बात करते हैं संरक्षक किनारा। संरक्षक किनारे के बारे में हम बात करते हुए ये देखते हैं कि इनका निर्माण तब होता है जब दोनों परतें एक समानांतर में क्रियाएं करती हैं, एक समानांतर में खिसकती हैं। उनमें कोई अंतर क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे रूपांतर भ्रंशों का निर्माण होता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कैलिफोर्निया के निकट निर्मित एक सॉन एंड्रियास फॉल्ट के नाम से हम जानते हैं, वो एक भ्रंश है जो संरक्षक किनारा टाइप की जो परतें होती हैं, उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि विनाशात्मक यानी कि जो दोनों परतें आपस में टकराती हैं, संरक्षक यानी कि जो दोनों परतें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, और रचनात्मक जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करती हैं। अभी तक हमने जाना कि कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो महाद्वीप और महासागरीय प्लेट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो महासागरीय और सागरीय प्लेट होती हैं, यानी कि कुछ भाग ऐसा प्लेट का जो महाद्वीप और महासागर दोनों में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। और एक ऐसा होता है जिसमें महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट यानी कि एक ऐसा प्लेट जिसका पूरा का पूरा भाग केवल और केवल महाद्वीपीय हिस्से में है, वो महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत आएगा। और साथ ही साथ महासागरीय और महासागरीय प्लेट यानी कि जो ऐसा प्लेट जो पूर्ण रूप से महासागर में ही पाया जाता है, वो महासागरीय प्लेट के अंतर्गत पाया जाएगा। अगर हम बात करें महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट के बारे में, तो महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण महाद्वीप प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। जब भी अगर कभी महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में क्रियाएं होंगी, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगी, तो जो महासागरीय प्लेट होती है वो काफ़ी मात्रा में भारी होती है महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में, तो महासागरीय प्लेट हमेशा महाद्वीपीय प्लेट के नीचे जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे, यदि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, अगर ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है, कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है, तो ये जो सागरीय प्लेट है वो हमेशा भारी होगी महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में। इन्हीं प्लेटों की वजह से गर्त का निर्माण होता है और अवसादों के निरंतर जमाव और वलन से मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। अगर हम बात करें रॉकी और एंडीज पर्वत के निर्माण के बारे में, तो ये जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के बीच में क्रियाएं हुई हैं, जब प्रशांत महासागर और उत्तरीय अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की प्लेटें प्रशांत महासागरीय प्लेटों से टकराई थी, तभी जाकर के रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ था। और आंतरिक भागों में कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो जैसी ज्वालामुखी पर्वतों का पाया जाना भी इसी का परिणाम होता है, क्योंकि जब ये परतें आपस में टकराएंगी तो भौगोलिक कई सारी क्रियाएं होंगी, चाहे वो पर्वत का निर्माण हो या ज्वालामुखी निर्माण हो। तो इन्हीं महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों की आपसी क्रियाओं की वजह से जो सबसे बड़ा उदाहरण हम दे सकते हैं रॉकी और एंडीज पर्वत के निर्माण के साथ साथ कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो जैसी ज्वालामुखियों के निर्माण के विषय में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। साथ ही साथ एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट, इनके वजह से अक्सर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। यूरेशियन और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई थी तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, क्योंकि ये जो यूरेशियन प्लेट है और ये जो इंडियन प्लेट है, ये दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत आती है। अब अगर बात करें महासागरीय और महासागरीय प्लेट के बारे में, यानी कि ऐसी प्लेट जो केवल और केवल महासागर के अंतर्गत ही पाई जाती है, ये बहुत ही भारी होते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो भी महासागरीय प्लेट होती हैं वो भारी होती हैं महाद्वीपीय की तुलना में। तो सोचिए, जब ये महासागरीय और महासागरीय प्लेट दोनों ही आपस में टकराएंगी तो ये उचित
मतलब अधिक मात्रा में ही भारी होंगे ये। जब इनके आपस में क्रियाएं होती हैं तो महासागरीय गर्त और ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। एक छोटा-मोटा नहीं बल्कि बहुत भारी मात्रा में ज्वालामुखी की श्रृंखला का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर और जापान सागर प्लेट जो है, जो भी प्रशांत महासागर का प्लेट है और जापान का जो सागर प्लेट है, इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में ज्वालामुखी पाया जाता है। जब ज्वालामुखी की क्लासेस चलेगी तो आप समझ पाएंगे कि क्यों, अभी आप समझ गए होंगे कि क्यों प्रशांत महासागर में ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी पाई जाती है। तो इसका मेन कारण यही है क्योंकि वो महासागरीय और महासागरीय प्लेट के आपस में टकराव की वजह से ही ज्वालामुखी वहाँ पे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सागरीय अधस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, दोनों सिद्धांत ने इस बात पर बल दिया था कि पृथ्वी का धरातल और भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर के गतिमान है। क्योंकि अभी तक जितने भी सिद्धांत आ रहे थे महासागरीय और महाद्वीपों की उत्पत्ति के विषय में, उसमें किसी ने ये नहीं स्पष्ट कर पाया था कि क्यों इन दोनों में आपस में क्रियाएं हो रही हैं। तो जब ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया और सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत आया तो इसके बाद ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका था कि पृथ्वी का जो धरातल है और जो भूगर्भ है, ये दोनों स्थिर ना होकर के गतिमान है। इनमें आपस में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है और फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके बारे में हमने आपसे बताया कि जब भी संवहनीय धाराएं का संचालन होता है तो कटकों का निर्माण होता है और उन्हीं में से लावा निकलता है और यही लावा जब ठंडा हो जाता है तो एक भूपर्वती का निर्माण करता है। साथ ही साथ ये संवहनीय धाराएं जब सागरीय अधस्थल विस्तार के बारे में बताई हैं, उनकी वजह से जब पता चल पाया है, तो जब संवहनीय धाराएं चलती हैं ऐसे इस प्रकार से, जब संवहनीय धाराएं चलती हैं तो ये जो संवहनीय धाराओं का जो चलने की क्रिया है, यही संवहन प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ये तो थी हमारी आज की क्लास। धीरे धीरे आपको आगे के यूनिट के भी बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल के साथ और भी क्लासेस देखिए। और अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो हमारे कमेंट सेशन में आप ज़रूर लिखिए, जिससे आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू।